हमारी तिरंगा यात्रा असली तिरंगा यात्रा है। ये नकली लोग हैं। नकली क्यों है? वो भारतीय जनता पार्टी की नकली तिरंगा यात्रा। नकली कैमला कांड के बाद आज ओम प्रकाश धनखड़ घरोंडा आ सका है। भी किसान तिरंगे का मान सम्मान सबसे ज्यादा करते हैं। जो धनखड़ साहब कह रहे हैं इस आंदोलन की उपलब्धि, पहली बात तो ये है अभी हमारा मैच जारी है। धनखड़ जी का ये आरोप है कि उपलब्धि क्या है, कोई इसका अभी तक कुछ निकला नहीं। अब वो बिल सारे रुक गए क्योंकि आंदोलन चल रहा है। जाम लगाकर बैठे हुए हैं, आम आदमी परेशान हो रहा है। आर्थिक जो स्थिति है वो भी, क्योंकि जो दुकानदार जो दिल्ली जाकर अपना माल लेके आते थे वो नहीं जा पा रहे हैं। आप लोग भी जो वहाँ पर बैठ के खर्चा कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं। ऐतिहासिक आंदोलन ने इस देश में, पूरे वर्ल्ड में किसान के मुद्दे को मुख्य एजेंडा बना दिया। भाजपा के कैंडिडेटों को तो हर हालत में हराना है। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं हाले हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। किसान आंदोलन नवंबर से चल रहा है, करीब करीब साल होने को आने वाला है। निष्कर्ष क्या निकला, ये एक बड़ा सवाल है। इस आंदोलन से किसानों को कितना फ़ायदा हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल आज अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि घरोंडा में जो तिरंगा यात्रा आयोजित की गई थी भाजपा संगठन द्वारा, उसमें जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मंच से यही एक सवाल उठाया कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डरों पर बैठे हैं, उन्होंने देश का नुकसान किया, समाज का नुकसान किया, आर्थिक नुकसान किया और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तो इन सवालों का जवाब एक किसान ही दे सकता है, या हम कहें कि किसान आंदोलनकारी ही दे सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं उनमें से ही कोई दे सकता है। तो आज भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य हैं जगदीप औलख, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे इन सभी विषयों पर। पहले भी कई बार हमारे इस चैनल पर वो आप सबसे मुखातिब हो चुके हैं। नमस्कार जगदीप जी। नमस्ते जी, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। आपने सुन ही लिया इंट्रो में भी, और दोपहर से ये चर्चा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रही है, क्योंकि नतीजा अभी तक कोई निकला नहीं है। देखा जाए तो ऑन ग्राउंड अभी तक धरने एज इट इज़ चल रहे हैं। कभी संख्या बढ़ती है, कभी संख्या घटती है, सवाल संख्या पर भी उठते हैं। सवाल आज खड़ा कर दिया भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने कि नतीजा शून्य है। क्या कहेंगे इस पर? देखो, आज जो तिरंगा यात्रा का आयोजन था घरोंडा में, और तिरंगे के मान सम्मान के लिए ही संयुक्त किसान मोर्चे ने फैसला किया था भाई हम तिरंगे की यात्रा यदि भाजपा भी निकालेगी तो उसका भी विरोध नहीं करेंगे। तो यदि किसानों की तिरंगे के प्रति जो मान सम्मान था, उसी वजह से तिरंगा यात्राओं का विरोध नहीं किया गया पूरे हरियाणा में। उसी वजह से कैमला कांड के बाद आज ओम प्रकाश धनखड़ घरोंडा आ सका है। क्योंकि कैमला में जो हुआ आप सभी को पता है, धनखड़ साहब जब कैमला से भागे तो इनके जूते भी अब तक कैमला में पड़े हुए हैं। तो जूते निकल गए थे इनके, भागते हुए गए। तो 10 जनवरी के बाद जो आज अपना धनखड़ साहब आए हैं, तो उसका आने का भी यही बात थी भी किसान तिरंगे का मान सम्मान सबसे ज़्यादा करते हैं। हमारे लाखों लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में, और हमारे किसान पुत्रों ने बॉर्डरों पर शहादतें देकर तिरंगे में लिपट कर आते हैं। इस तिरंगे का मान सम्मान हमारे से ज़्यादा कुछ किसी और को नहीं पता। उसी वजह से आज उनको घरोंडा आने का मौका मिल गया। तो भाजपा के नेताओं ने कहा जी हम तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं शहीदों के मान सम्मान के लिए। पर ये मैं कहूँगा, गलत शब्द प्रयोग मैं नहीं करना चाहता इनके लिए, पर ये लोग इतने बेशर्म हैं। वहाँ पर भी इन्होंने राजनीति घुसो दी बीच में, उस स्टेज से भी शहीदों के मान सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम, और वहाँ पर भी आके वही बातें आंदोलन की। जो धनखड़ साहब कह रहे हैं इस आंदोलन की उपलब्धि, पहली बात तो ये है अभी हमारा मैच जारी है। सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए, जोर जबरदस्ती कर ली, हमारे 20,000 बंदों पे मुकदमे दर्ज कर लिए, जेल में भेज के देख लिया। तो हमारा तो अब तक तो पीछे हटे नहीं, और ना ही हटते। जो हमारी मांगे हैं, हमारा आंदोलन जारी है, मैच अभी जारी है। ये तो जब रिजल्ट आएगा उस टाइम आपको बताएंगे। पर उसके बाद भी
जो उन्होंने कहा उपलब्धि की बात पे आ जाते हैं, ये आंदोलन हमें क्यों शुरू करना पड़ा। जो ये तीनों कृषि कानून आए, इनको लेके आने के पीछे एक ही मकसद था, जो हमारे देश का कॉरपोरेट और जो औद्योगिक घराने हैं, उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फाइनेंशियली सोर्स से बहुत मदद की है। जितने इनके हेलीकॉप्टर उड़ते हैं इलेक्शनों में, वो कॉरपोरेट घरानों सीधा सीधा अंबानी अडानी जैसे लोगों की वजह से उड़ते हैं। और जो ये वोटें खरीदते हैं, जो ये पैसा फेंकते हैं, जो इन्होंने पूरे भारत के 500 जिलों में दफ्तर खड़े कर दिए, ये कॉरपोरेट का 2 नंबर का पैसा इनकी जेबों से आता है। ये उनके वफादार हैं। तो उनको वफादारी को जो उन्होंने इन पर एहसान किया, इनको इलेक्शन लड़वाए, इनको पैसा दिया, वो उतारने के लिए इन्होंने उनके कहने पर, जो कृषि क्षेत्र है इस देश का बहुत बड़ा क्षेत्र है, 130 करोड़ से ऊपर हमारी पॉपुलेशन है, और जो हमारी रोटी है, ये अब हमारी रोटी पे कब्जा करना चाहते थे बिजनेसमैन, क्योंकि बहुत बड़ा एक व्यापार है, अरबों खरबों का व्यापार था। तो इन्होंने इनसे ये कानून बनवाए, जिससे यहाँ पर जो सारा सिस्टम चल रहा है, जो हमारी फसलों का खरीद सिस्टम है, जो पीडीएस सिस्टम है, जो यहाँ पर मंडी सिस्टम है, जो मतलब सरकार की इन्वॉल्वमेंट है हमारे कृषि क्षेत्र में, उसको ख़त्म करना ही इन तीनों कानूनों का इनका एक विशेष मकसद था। कॉरपोरेट को ये सेक्टर दिया जाए। वो बड़े उतावले थे इस सेक्टर में आने के लिए, क्योंकि कानून बाद में बनते हैं, अडानी के गोदाम पहले बनते हैं। नोलथा में बन रहे हैं, पानीपत में हमारे पड़ोस में। तो इसका मतलब तो उनको पता था, भाई ये कानून हमने ऐसे बनवाने हैं, और अपने गोदाम बनाओ और तैयारी करो, सारे देश की फसलें, सारा अनाज तिजोरियों में बंद करो, फिर उसके बाद इस देश को औने पौने दांव में अपना बेचना, और ये देश को अपना आप इससे हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया कमाओगे। जगदीप जी, ये सारी बातें हम सुन रहे हैं 8-9 महीने से। आज का सवाल है कि इस 8-9 महीने में उपलब्धि क्या है। जाम लगाकर बैठे हुए हैं, आम आदमी परेशान हो रहा है, आर्थिक जो स्थिति है वो भी, क्योंकि जो दुकानदार जो दिल्ली जाकर अपना माल लेके आते थे वो नहीं जा पा रहे हैं। आप लोग भी जो वहाँ पर बैठ के खर्चा कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से फंडिंग तो आ रही होगी, फाइनेंशियली तो जहाँ से भी हो रहा है तो वो लॉस तो हो ही रहा है। धनखड़ जी का ये आरोप है कि उपलब्धि क्या है, कोई इसका अभी तक कुछ निकला नहीं है। नहीं, देखो उपलब्धि क्या है, इन्होंने ये 3 कानून बनाए। यदि आज हम इन पे ना लड़ते, मैं शॉर्ट में ही जाऊंगा, यदि हम इनके खिलाफ ना लड़ते, होता क्या, कॉरपोरेट आके हमारी खेती पे कब्जा कर लेता, हमारी ये मंडियां खत्म हो जाती। ये बात तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कैसे खत्म होती। जब पैरेलल प्राइवेट मंडियां खड़ी करने की बात हुई तो ये कानूनों में वही तो बात थी। तो हमने सिस्टम था, हमने अपनी मंडियां बचानी थी, अपना खरीद सिस्टम बचाना था, तो इन कॉरपोरेट से अपनी खेती को बचाना था। उसमें हमारे पास लड़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। नहीं तो हमारी फसलें भी जाती, हमारी अगली नस्लें भी जाती, और हम भी लास्ट में, जैसे बिहार में 2006 में APMC एक्ट को ख़त्म किया, और वहाँ पर आज लोग, कोई भी बिहार का मजदूर हरियाणा में आए, उससे आप पूछोगे तेरे पास ज़मीन है, वो कहेगा है, मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास इतने एकड़ है, मेरे पास इतने बीघे हैं, पर वो सारे देश में मजदूरी करता घूमता है। कारण वहाँ की फसलों के रेट ना मिलने, वहाँ मंडी सिस्टम ना होना, और वहाँ पर मंडियाँ ना होना। वो चीज़ हमारे साथ होनी थी, हम उसको लेकर लड़े, हम उसके खिलाफ लड़े, तो आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं। इसके अलावा भी इन्होंने कई कानून पास कर दिए। बिजली अधिनियम 2020 जिसको बोलते हैं, वो तैयार करके रखा हुआ है। उसमें क्या है, आने वाले समय में इन्होंने सारी बिजली प्राइवेट को देनी है, अंबानी अडानी को, उसकी तैयारी होगी। तो किसानों को सब्सिडी पे सस्ती बिजली दी जाती है ट्यूबवेल के लिए। तो ये सारे बिल सिर्फ हर सेक्टर में ही कॉरपोरेट को घुसाने के लिए लेके आने थे। अब वो बिल सारे रुक गए क्योंकि आंदोलन चल रहा है। उसके बाद आज आप, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जब सीजन आता है धान का, जब धान काटते हैं तो पराली से धुआं उठता है। ये कहते हैं जी पर्यावरण में प्रदूषण होता है किसान की वजह से, पर आंकड़े बताते हैं 8% प्रदूषण में किसान की वजह से होता है, 92% प्रदूषण और चीज़ों की वजह से होता है। पर फिर भी इनका जोर चलता है सिर्फ किसान पे। ये पराली के खिलाफ एक कानून लेके आए, यदि किसान ने पराली जलाई उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इतने की तो उसकी ज़मीन भी नहीं थी। अब खुद ही इन्होंने उसको रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? इस आंदोलन की वजह से, इस डर की वजह से। आप अभी हरियाणा की बात कर लो, पीछे गेहूँ का सीजन गया अप्रैल में, एक नया इन्होंने हमारे ऊपर तुगलकी फरमान जारी कर दिया, भाई आप अपनी मर्जी से गेहूँ लेके नहीं आओगे, हम आपको मैसेज भेजेंगे, जिस दिन आपका नंबर आएगा आप उस दिन लेके आओगे। आपके सामने करनाल आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन चल रहा था,
किसान बिल्कुल मजबूती से तो खड़ा था, तो सरकार को एक दिन के अंदर ही पूरे हरियाणा का फैसला बदलना पड़ा। ये क्या है, ये इस आंदोलन की वजह से। इनके जितने ही फैसले, ये नए नए कानून लेके बैठे थे, ये सारे ही किसानों को मारने की तैयारी थी, कॉरपोरेट को खेती में घुसाने की तैयारी थी। जो आज उस पर रोक लगी है तो इस आंदोलन की वजह से लगी है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, देश तो आज़ाद हुआ पर देश के किसान की दशा नहीं सुधरी। आज बात करो, खेती बहुत महंगी होगी देश। अब डीजल की बात करो, डीजल कितने 100 रुपये के करीब चला गया। हमारी असल में क्या है, खेती में लागत मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा है, मुनाफा घटता जा रहा है। तो हमारी खेती बहुत कमज़ोर थी। जब से देश आज़ाद हुआ है, किसान कभी भी मुख्य एजेंडे पे नहीं रहा इन सरकारों के। पर इस आंदोलन ने, इस ऐतिहासिक आंदोलन ने इस देश में, पूरे वर्ल्ड में किसान के मुद्दे को मुख्य एजेंडा बना दिया। आज किसान की चर्चा पूरे देश में है। आज चाहे कोई शहरी लोग हैं, चाहे कोई व्यापारी लोग हैं, चाहे कोई जॉब करने वाले लोग हैं, उन सबको किसान के बारे में सोचते ज़रूर हैं। आज यदि किसान मुख्य एजेंडा बना है आज़ादी के बाद, उसका सबसे बड़ा कारण ये किसान आंदोलन रहा। और एक चीज़ क्लियर है, जिस तरीके से इस हिटलरशाही वाली सरकार के साथ किसान लड़ा है, आज हमको पूरा विश्वास, हम इस आंदोलन को भी जीतेंगे, कानून भी रद्द होंगे और एमएसपी गारंटी भी बनेगी। इसके बाद भी यदि कोई सरकार आएगी ना, तो उसको ये आंदोलन सदियों तक याद रहने वाला है। भाई एक सरकार आई थी मोदी की, हिटलर की, तो उस समय में उसने ऐसे फैसले करे थे और किसानों ने उसके साथ ये किया था। तो किसान को आज मजबूत हुआ है, किसानी का झंडा मजबूत हुआ है। पहले क्या होता था, कल्चर होता था, एमएलए मंत्री, ये जो हमारे एमपी बनते हैं, सभी सोचते थे यार यही सभी से ताकतवर है, इनके लोग घरों में जाके बैठे रहते थे, इनसे काम करवाने के लिए इनकी रिक्वेस्ट करते थे। पर आज स्थिति आपके सामने है। आज किसान किसी भी ऑफिस में किसी एमएलए का, मंत्री का फ़ोन करवा के नहीं जाता, सीधा जाके खड़ा हो जाता है, ये काम है तो अफसर काम करता है। ये क्या चीज़ है, ये ताकत कहाँ से मिली है? इस किसान आंदोलन से मिली है। तो ये उपलब्धियाँ हैं आपकी। एक आरोप उन्होंने और लगाया कि इस आंदोलन में 2 लोग ऐसे निकले जो बड़ी बड़ी अखबारों में जो छा गए, उनकी ये उपलब्धि रही, बड़े बड़े चैनलों पर जाकर बैठ गए, उनकी राजनीतिक जो है मंशाएं हैं, और वो कहीं ना कहीं पीछे एक बयान में, एक ऐलान में हम कहें देखने को भी मिला। मैं बात कर रहा हूँ गुरनाम सिंह चढ़ूनी की। पीछे एक जो आया था उनका कि एक पार्टी बनाई गई है पंजाब में और उनको जो है मुख्यमंत्री का जो है वो दिया गया है कि मुख्यमंत्री वो होंगे, नॉमिनेट किए गए हैं पार्टी की तरफ से। उस पर आपका क्या विचार है? देखो, एक लुधियाना के प्रोग्राम में गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी गए थे। वो प्रोग्राम बिजनेसमैन व्यापारियों का प्रोग्राम था। वो पार्टी उन व्यापारियों ने द्वारा पहले ही बनाई गई हुई थी। अच्छा। उन्होंने उस अपनी पार्टी के बैनर नीचे प्रोग्राम कर दिया। इनको ये बोला गया था कि सेमिनार है। अच्छा। चलो, उसके बाद काफ़ी मार्केट में अफवाहें रही, बातें चली, पर उसके बाद 2-3 दिन पहले वो करनाल आए थे। सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पर भी। उन्होंने साफ कर दिया, ना मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है, ना मैंने पंजाब में मेरा कोई पार्टी खड़ी करनी है, ना मेरा ये मुद्दा है। हम किसान आंदोलन लड़ेंगे। सिर्फ उन्होंने एक विचार तक की बात की थी। और हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, ये किसान आंदोलन, और इस किसान आंदोलन को जीतना। और जो हम मांगे आज से पिछले साल 20 जुलाई को लेके चले थे, आपने भी उसको कवर किया था, जब काले झंडे ट्रैक्टरों पे लगाकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे थे। तो आज उन बातों को 1.25 साल हो गया। उस टाइम भी हमारी मांग 2 ही थी, हम ये काले कानून रद्द और एमएसपी गारंटी। तो उस पे ही सिर्फ हम फोकस है हमारा, और इसके अलावा कोई मंशा नहीं है। जो मानसून सत्र पीछे चला पार्लियामेंट का, उसमें आप लोगों ने पैरेलल एक किसान संसद भी चलाई, उससे क्या कुछ निकला? देखो, वो बहुत ही एक ऐतिहासिक किसान संसद रही। हर रोज़ 200 किसान सांसद बन के जाते थे, वो पैरेलल बैठते थे, डेली किसी ना किसी किसानी के मुद्दे पर चर्चा होती थी, फिर शाम को उसका एक प्रस्ताव पास होता था। तो वो इतनी ऐतिहासिक रही। जितने विपक्षी दलों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, विपक्षी नेता थे बड़े बड़े, सभी वहाँ पर पहुँचे। पूरे देश का, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड का भी मीडिया उसको कवर करने के लिए आया, तो उसको सुनने के लिए आया। तो देखो, किसान जो हमारी असली संसद पार्लियामेंट है, उसमें हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जो वहाँ पर सांसद गए हुए हैं वो किसानों की वोट से गए हुए हैं, पर उन्होंने किसानों के साथ वफादारी नहीं की, दगेबाजी की है।
तो आज किसानों को मजबूर होना पड़ा, उन्होंने अपनी संसद लगाई। संसद लगाने का जो हमारा संसद लगाना था उसका मकसद यही था भाई वहाँ पर हम अपनी बात करें और इनके दिखाएं भी हम किन मुद्दों के लिए बैठे हैं। और उसको बहुत ही पूरे देश में तेलंगाना से, तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटका से, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, ये जो असम बेल्ट है, असम से, हर स्टेट से किसान उस संसद के लिए पहुंचे। क्योंकि मेरी भी वहाँ पर 15 दिन ड्यूटी लगी थी संसद में, मैं भी पास पूस बनवाने में हमारी ड्यूटी थी। तो हर स्टेट के लोग गए। तो उससे क्या हुआ, जो अलग अलग स्टेटों से लोग आए, उन्होंने वहाँ पर किसान संसद देखी। इस आंदोलन का जो प्रचार प्रसार है अब वो इस देश पूरे में एक एक गाँव में पहुँच चुका है। यूपी में इलेक्शन है, उससे रिलेटेड भी सुनने में आ रहा है कोई 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में कोई पंचायत या इस तरह की कोई मीटिंग है, वो क्या है? देखो हमारा एक सीधा सा एक, जब बंगाल का इलेक्शन आया, प्रधानमंत्री ये मतलब हिटलरशाही चलाता है, तो इन्होंने किसानों की बात नहीं सुनी। तो बंगाल का भी जब इलेक्शन आया उस टाइम भी अपना एक ही एजेंडा था भाई बीजेपी को हराओ, वोट जिसको मर्जी दो पर बीजेपी के खिलाफ दो। तो वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमारे नेता प्रचार पे गए, हम खुद भी गए थे साथ में। तो वहाँ पर बीजेपी को बुरी तरह से हराया है, पूरे देश ने देखा है। अब अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के लिए भी पूरी कमर कस ली है। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को मैं आपको ये कहूँगा वो इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। अच्छा। इस देश के जो उत्तरी भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से और पूरे उत्तर प्रदेश से किसान उस पंचायत का हिस्सा बनेंगे। अच्छा। तो उस पे हमने उस पंचायत रखने का संयुक्त किसान मोर्चे का मकसद एक ही है, आने वाले उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिए रणनीति बनाना और इस सरकार को ये बताना भाई यदि आपने हमारी बातें ना मानी तो हम आपके खिलाफ जो बंगाल में किया है वो उत्तर प्रदेश में भी करेंगे और उससे ज़्यादा मजबूती से करेंगे। एक सवाल मेरे जहन में और आ गया, जब बात अगर यूपी की चल रही है, सवाल कईयों ने ये उठाए होंगे, आपके पास भी ये सवाल जरूर आया होगा। राकेश टिकैत जो कि यूपी से आते हैं, हरियाणा में जो प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, उनको जो है उनका विरोध किया जाता है, यूपी में इस तरह का कुछ इतना नहीं दिखता जितना कि हरियाणा में है। और क्या राकेश टिकैत जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं यूपी को लेकर, क्या है इसका कुछ आप बताएंगे? देखो ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी कहीं पर हमारे पास भी जो सोशल मीडिया से न्यूज़ मिलती हैं, विरोध तो वहाँ पर भी हैं। वो विरोध सबसे ज़्यादा तो आपको एग्जांपल मैं यही देता हूँ, उत्तर प्रदेश में पीछे पंचायत चुनाव हुए हैं तो भाजपा उसमें बुरी तरह से आ रही है, किसान आंदोलन की वजह से आ रही है। खुद बीजेपी ने माना है कि जो हम पंचायत इलेक्शन हारे हैं उत्तर प्रदेश में, किसान आंदोलन सबसे बड़ा कारण रहा। तो इसका मतलब तो आंदोलन में वहाँ के लोग शामिल हैं, उनको पूरा गुस्सा है, उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया भी जब समय आया। तो वहाँ भी जो टोल टैक्सों पे, मैं पीछे उत्तराखंड गया था, वहाँ पर धरने भी चल रहे हैं। टोल टैक्सों पे गाड़ियाँ भी निकलती हैं जो झंडा लगी हुई हैं। हमारे यहाँ तो टोटली फ्री है, हरियाणा पंजाब में तो वहाँ ये है जो भी किसानों की गाड़ी होगी जिस पे किसानी का झंडा होगा तो उस पर कोई टोल टैक्स नहीं है। अच्छा। तो धरने हैं। बाकी दूसरी बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आपको पता ज़्यादा प्रभाव है और यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, हरियाणा एक छोटा स्टेट है। तो जब छोटा स्टेट है यहाँ पर ज़्यादा इस वजह से प्रोटेस्ट दिखता है। और कुछ वहाँ पर भी आंदोलन में लोग बहुत ज़्यादा हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। ये पीछे पंचायत इलेक्शन में भी आप सभी ने देखा, वहाँ पर उस सरकार की हालात ख़राब हैं। जो पीछे भी एक सर्वे मैं देख रहा था 3-4 दिन पहले आया है, उसमें भी योगी को हार मिलती हुई दिख रही है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो किसान घुसे नहीं यूपी में। तो योगी को कहते हैं ना भी बहुत बब्बर शेर है, ये है वो है। तो इस बार ममता वहाँ बंगाल वाला इलेक्शन तो देख ही लिया, तो अब अगला नंबर योगी जी का है। तो क्योंकि देखो गुस्सा क्यों है मुख्यमंत्रियों से, हमें मनोहर लाल खट्टर से गुस्सा क्यों है, दुष्यंत से गुस्सा क्यों है, इसका कारण है जब हम वोट देते हैं ना किसी पार्टी को तो हम सुपने देखता है, किसान भी सुपने देखता है। भाई जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मेरा मुख्यमंत्री मेरा वकील बन के केंद्रीय सरकार के सामने प्रधानमंत्री के आगे हमारी वकालत करेगा। पर ये तो वकील तो इसने क्या बना था, ये तो हमारे प्रधानमंत्री का चापलूस है एक नंबर का। इनकी तो हिम्मत ही नहीं। हमारा मुख्यमंत्री और इनके 10 सांसद, मैं कहता हूँ ये प्रधानमंत्री के सामने सवाल नहीं कर सकते। और हरियाणा के लोगों को यही गुस्सा है, हरियाणा के इतने बहादुर लोग जो पूरे देश में जाने जाते हैं, जो किसी से डरते नहीं, अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। और हमने ऐसी सरकार बना दी जो अपने किसानों की बात रखने की बजाय अपने किसानों के पीछे लग गए।
और दूसरी बात दुष्यंत पे आ जाओ, दुष्यंत की पार्टी को प्योरली किसानों की वोट मिली है, क्योंकि किसान बैकग्राउंड से देवीलाल के परिवार से आया। जिन लोगों ने उसको वोट देके बनाया और बीजेपी के खिलाफ वोट देके बनाया, बीजेपी के सारे बड़े नेता उन्होंने हराए। सुभाष बराड़ा हारा, कैप्टन अभिमन्यु हारा, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा हारा, वो जेजेपी के कैंडिडेट ने हराए। उन लोगों को दुख ये है, हमने तो इसके पीछे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को मात दे दी और किसानों ने वोट दी, किसानों की पार्टी मानी जाती थी, और ये बिक गया कुछ चंद पैसों के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, घोटाले करने के लिए। ये वो खट्टर साहब की गोदी में बैठा है। तो गुस्से का कारण है हमारा मुख्यमंत्री। यदि पहली बात तो हमारा ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है भाई, ये कोई राजनीतिक बंदा नहीं रहा, इसको समझ ही नहीं है, इनको तो रिमोट से चलाया जाता है हमारे मुख्यमंत्री को। तो यही सबसे बड़ा कारण है। इसने प्रधानमंत्री का कि यदि हरियाणा की बात रखता तो हरियाणा के लोगों को इतना गुस्सा ना आता। ठीक है भाई। आप एक अर्बन जगह से आते हैं, वैसे आप ताल्लुक बैकग्राउंड आपकी जो है ग्रामीण जो है परिवेश से भी है। मैं बात करने जा रहा हूँ निकाय चुनाव की। अंतिम सवाल ही है, काफ़ी लंबा हो चुका है हमारा आज का ये इंटरव्यू। निकाय चुनाव होने वाले हैं नगर पालिकाओं के, और इस बार जो है नगर पालिकाओं में जो चेयरमैन हैं वो भी डायरेक्ट चुनेंगे। हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं, क्योंकि हम लगातार जो है ये चेयरमैन और इन निकाय चुनावों पर सीरीज़ कर रहे हैं। कई बार ये सवाल उठता है कि क्या किसान आंदोलन का इफ़ेक्ट इन निकाय चुनावों पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो ये निकाय चुनाव हैं वो अर्बन एरियाज़ में होंगे। ठीक है, तो उस पर आपका क्या कहना है, क्या विचार है आपका? क्या किसान आंदोलन या किसान आंदोलनकारी या किसान यूनियन जो हैं निकाय चुनावों में भी कोई ना कोई इफ़ेक्ट डाल सकती हैं? अगर हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंबल्स पर लड़ाए, कि अभी इस तरह का कोई अभी आया नहीं है नोटिफिकेशन, बट क्योंकि पीछे जो चुनाव हुए हैं नगर निगमों में वो सिंबल्स पर हुए थे, और जो इसके दौरान हुए हैं उसमें जो है शिकस्त भी कई जगह मिली। तो आपका क्या कहना है आने वाले इन चुनावों पर? देखो, किसान आंदोलन का हरियाणा में बहुत बड़ा प्रभाव है। आपको भी पता है, पंचायत का इलेक्शन और निकाय का इलेक्शन बहुत लेट हो गया। लेट होने का कारण भी किसान आंदोलन रहा है। यदि किसान आंदोलन का प्रभाव न होता तो इलेक्शन करवा लेते। तो जो निकाय चुनाव होते हैं, जो नगर पालिका होती हैं, ज़्यादातर नगर पालिका ऐसी हैं जो पहले गांव थे, गांव से फिर जैसे अब निसंग की बात कर लो, वो एक तरह से ग्रामीण से अब पीछे ही नगर पालिका बनी है। तो किसानों का बहुत वोट है जो नगर पालिकाओं के अंदर, तो क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मेट्रो शहर तो आते नहीं। तो उसमें हमारी सीधी सी स्पष्ट नीति है, जिन लोगों ने हमारी आंदोलन में मदद की है, अच्छा, हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं, अच्छा, हम भी उनके साथ खड़े हैं और लोगों से अपील करेंगे, भाजपा के कैंडिडेटों को तो हर हालत में हराना है। अच्छा, कोई भी कैंडिडेट भाजपा से आएगा, जेजेपी से आएगा, या वो बंदा जो इनके लिए काम कर रहा है, अच्छा, उसको हराने की पूरी अपील भी करेंगे और जोर भी लगाएंगे। अच्छा, और जो व्यक्ति या जो भी बंदा हमारे साथ इस आंदोलन में सहयोगी रहा है, किसी तरीके का भी सहयोग किया है, तो आज हम जब समय आएगा हम उसके साथ खड़े होंगे और उसके हक में ही वोटों के लिए अपील करेंगे। ये हमारा फैसला हो चुका है, चाहे पंचायत की बात करो चाहे निकाय चुनाव की बात करो। तो इसमें स्पष्ट है, भाजपा कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसके विरोध में प्रचार, उसके विरोध में उसको हराने की अपील की जाएगी और अपने शहरी भाइयों को भी समझाया जाएगा। ये आंदोलन असल में किसानों का नहीं है। जो हमारा सेकंड ऑर्डिनेंस है वो है जो स्टॉक लिमिट ख़त्म की गई है। स्टॉक लिमिट ख़त्म करने का सीधा सीधा एक ही पर्पज है, अभी जो पूंजीपति लोग हैं उनको फसलें खरीदने की छूट दे दी, चाहे सारे देश की फसल एक व्यक्ति अपने गोदाम में रख ले। उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा शहरी लोगों पर ही पड़ना है, क्योंकि जो किसान है वो तो 80% चीज़ें अपने खाने की अपने खेत में पैदा कर लेता है, और जो शहरी लोग हैं उसको 100 की 100% हर चीज़ खरीदनी पड़ती है। वो भोगता है वो इन चीज़ों का जो भी क्रॉप्स हैं। तो जो ये इन्होंने ये लाभ बढ़ाए हैं, जब ये सारा फसलें हमारी पूंजीपतियों के गोदामों में चलेगी, जैसे आप सरसों का तेल देख लो कहाँ पर 200 से ऊपर पहुंच गया, तो मार किस पे पड़ी? शहरी लोगों पे, जो हर चीज़ मोल लेते हैं। गांव वालों को नहीं असर है, क्योंकि हर किसान अपनी सरसों बोता है, वहाँ से तेल निकलवा लेता है। बहुत चीज़ें हैं वो अपनी सब्जी दालें खेत में पैदा कर लेता है, गेहूँ चावल सब चीज़ें, दूध पनीर हर चीज़। वो चीज़ों की मार किस पे पड़ रही है? शहरी लोगों पे। तो निकाय चुनाव में उनको भी ये बात
समझाई जाएगी। भई आप भी इन चीज़ों को सोचते हुए भाजपा को हराने का काम करें। एक अंतिम सवाल, तिरंगा यात्रा आप लोग भी निकाल रहे हैं 15 अगस्त को करनाल में, वो क्या इस जो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तिरंगा यात्राएं जो प्लान की थी उसके कंपैरिजन में है या पहले से प्लान था? इसके बाद में आई थिंक आप लोगों ने प्लान किया है। नहीं, हमारा तो प्लान पहले से ही था। एक इसमें बड़ी ज़रूरी बात है, हमारी तिरंगा यात्रा असली तिरंगा यात्रा है। ये नकली लोग हैं। नकली क्यों है? वो भारतीय जनता पार्टी की नकली तिरंगा यात्रा थी। नकली लोग हैं। अच्छा तिरंगा हाथ में इसलिए पकड़ा अच्छा भाई इस बहाने हम मार्केट में आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, किसान विरोध नहीं करेंगे। अच्छा कैसे नकली हैं वो भी बताता हूँ। हाँ। आपको ही पता है कम से कम 52 साल तक, काफ़ी सालों तक आरएसएस के दफ्तर पर नागपुर तिरंगा नहीं झूला। उसके बाद आज जो इनके जो संगठन है, इनकी जो विचारधारा जब से चली 1925 से, देश आज़ाद हुआ 1947 में, हमें इनकी आज़ादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं, ना आज़ादी की लड़ाई में ये लोग थे। तो आज ये तिरंगा पकड़ के ये उस पर ढोंग करते हैं, ड्रामा करते हैं। अभी याद दूसरी तरफ मैं आप किसानों को बताना चाहूँगा, जो भी सरहद पर शहादतें होती हैं, अभी मेरी आज ही बात हुई है, हिसार जिले का गांव है, खरकड़ी गांव है, वहाँ से भाई सुरेंद्र शहीद हुआ है। अभी उसकी 13वीं भी नहीं हुई, 4-5 दिन ही हुए हैं। मेरे को उसके भाई का नंबर मिला कहीं से, तो मेरे को जो लोग कल उनके घर गए उनमें से एक बंदे ने फ़ोन किया, वो आतंकियों से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गया और तिरंगे में लिपट के आया है। पर आर्मी के ऑफिसर तो आए हैं उसके संस्कार पे, कोई भी बीजेपी का और इस सरकार का नेता उसके संस्कार पे नहीं पहुंचा। कोई ऑफिसर नहीं पहुंचा। मैं तो कहता हूँ जो ओलंपिक के खिलाड़ी हैं उनको आप 6-6 करोड़ दे रहे हो, बहुत अच्छी बात, हमें बड़ी खुशी होती है। वो देश के लिए मेडल लेके आए हैं, वो भी शहादत का मेडल लेके आए हैं, और उसके आज वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। तो आज हमने फैसला किया है 15 तारीख को जो तिरंगा यात्रा वाले दिन सुबह हम उसकी बाइक की श्रद्धांजलि देकर ही हम अपनी तिरंगा यात्रा चालू करेंगे। तो ये एक उदाहरण है भाई, ये लोग हमारे साथ क्या कंपेयर करेंगे। किसान के 2 बेटे हैं, एक बॉर्डर पे दिन रात रक्षा कर रहा है और एक किसानी में देश को खाना खिला रहा है। तो ना तो ये हमें तिरंगे का मतलब समझा सकते, उसका मतलब हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। जो हमारे सुरेंद्र भाई ने हिसार से अभी 4 दिन पहले शहादत देके उस तिरंगे में लिपट के आया है। तो ये होता है तिरंगे का मान सम्मान। इन नेताओं को बता दो किसी का बेटा कभी शहीद हुआ हो, पूरी भाजपा को चैलेंज करता हूँ, पूरे देश की एक भी बता दो इनमें से किसी लीडर का एक लड़का भी शहीद ही हुआ हो। तो ये बातें हैं। किसान को ये आतंकवादी बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, इन्होंने सब कुछ बोला, शराबी तक बोला, मवाली बोला। तो उन मवालियों के बच्चे ही आज मेडल लेके आ रहे हैं, उन मवालियों के बच्चे आज बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं। तो इनकी जो विचारधारा इस देश के सामने है, ये लोग इस देश के लिए खतरनाक हैं, ये भाईचारे के दुश्मन हैं। हर जगह यही कोशिश की जाती है, जिस स्टेट में भी ये घुसे हैं वहाँ पर धार्मिक और जाति के नाम से लोगों को बांटा जाए। पर हम इसे किसान आंदोलन की एक उपलब्धि ये भी है, जो धनखड़ साहब उपलब्धि पूछ रहे थे, इसने इस देश में जब से किसान आंदोलन चला है इसने जातिवाद को तोड़ा है, धार्मिक चीज़ों को तोड़ा है। तो सब इकट्ठे बैठने लगे हैं, हरियाणा पंजाब इकट्ठा बैठने लगा है। तो ये इस आंदोलन की देन है। इस चीज़ से ये डरते हैं, ये भाईचारा तोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। ये इस भाईचारे से डरते हैं क्योंकि इनको पता है जब ये मजबूत हो गए तो ये तो अंग्रेजों की नीति पे काम करने वाले हैं, फूट डालो राज करो। जब इनको ये खतरा लगा, इसी वजह से आज ये कहते हैं अब इनकी उपलब्धि, हमारी उपलब्धियां तो बहुत है, इस देश को बचाने के लिए किसान काम कर रहा है। इन औद्योगिक घरानों को का गुलाम नहीं बनने देंगे इस देश को। आपको कहते हैं गोदाम ये जितने मर्जी बना ले डानी, इन गोदामों में कभी भी हमारी गेहूँ नहीं जाएगी, हमारी गेहूँ इन मंडियों में जाएगी और इस ऐसे सरकारी गोदामों में मिलेगी, और जो जिससे गरीब आदमी को भी भोजन मिल सके, यही सिस्टम कायम रहेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबी चर्चा हो गई आज हमारी, क्योंकि आज विषय ही ऐसा था। जब से ये सुबह तिरंगा यात्रा निकली,
एक बात हम आपको और बताना चाहें, जब ये तिरंगा यात्रा का प्रचार चल रहा था, इस तिरंगा यात्रा के लिए इनविटेशन चल रहे थे, ये बात हर मंच से कही गई कि ये जो तिरंगा यात्रा है ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ज़रूर इसको जो है प्लान किया है, आयोजन उसका करने जा रही है, लेकिन ये सभी की है। इसमें ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी का सिंबल वाला झंडा होगा, था भी नहीं, काफ़ी अच्छी बात थी। तो इसलिए जितने भी, चाहे वो किसी भी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा की अलग विचारधारा के लोग हों, सभी इसमें आए भी। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मंच से जिस तरह का संबोधन किया, वो उसके बाद उस पर जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल भी होते नज़र आ रहे हैं। और वो जो उन्होंने सवाल रखे थे, वो सवालों का जवाब वो एक किसान आंदोलनकारी, जो किसान पदाधिकारी हैं भारतीय किसान यूनियन के, वही दे सकते थे। तो उनके उन सवालों का जवाब आज हम लेने के लिए यहाँ पर आए थे। आप सब लोगों की क्या है राय इस पूरी चर्चा पर? क्या आप सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो कोई भी पहली बार हाले हरियाणा पर जुड़ रहा है, हमारे इस वीडियो को देख रहा है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करे, लाइक करे और यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी खबरें हैं, आपके मोबाइल में सीधा आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।